ससुराल मेरे नाम का होना चाहिए। सुनते हैं जी, आज एक बड़ी खास बात बतानी है आपको। सालों से कह रहे हैं ना मुझसे कि आपकी जेब से 100-500 के नोट गायब कैसे हो जाते हैं। आइए आज आपको अपना सीक्रेट बता ही देती हूँ। 15 साल पहले पोस्ट ऑफिस में मैंने एक स्कीम ली थी। आपकी पॉकेट से ही कुछ पैसे लेकर उस स्कीम में जमा करती थी। पूरे 5 लाख रुपए जमा हो गए हैं। आप बताइए कैसा लगा मेरा सरप्राइज। ये सही है श्रीमती जी, हमारी जेब काट काट के लखपति बन गई आप तो। चलिए, आपने इतने सालों तक बूंद बूंद डालकर ये घड़ा भरा है, तो इस पैसे पर तो आप ही का अधिकार माना जाएगा। बताइए क्या फरमाइश है आपकी इन 5 लाख का, क्या दिलवाया जाए आपको? अरे हटिए जी, अब इस उम्र में मुझे क्या करना है इतने पैसों का। मैं तो सोच रही थी बच्चों के नाम से एफडी कर देते हैं, कल को उनके काम आएगी। अरे भाग्यवान, उम्र बीत गई हमारी, तुम तो अपने बेटों से आगे कुछ सोच ही नहीं पाती हो। अरे भाई, तुम्हारे दोनों बेटों को पढ़ा लिखा दिया, काबिल बना दिया, अब अपना जीवन संवारेंगे। सारी उम्र तुम उनके पीछे पीछे घूमती रही, उनकी चिंता में न कभी अच्छा खाया न पहना। कम से कम अब तो अपने बारे में सोचिए। आप नहीं समझेंगे माँ का दिल कैसा होता है। अब मेरे पास 5 लाख है, मैं इन्हें गहने जेवर खरीद के बर्बाद नहीं करना चाहती। अरे कल को यही पैसे बुरे वक्त में बच्चों के काम आएंगे। अरे भाई, हम कह रहे हैं ठीक है, एक समय था रुपये पैसों की किल्लत थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनकी परवरिश की जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर, उन्हें काबिल बनाना था, तो हमने अपने खर्चों में कटौती की। लेकिन अब वक्त अलग है आरती, हम तो यही कहेंगे अपने अधूरे शौक पूरे करो, यही समय है, वरना बुढ़ापा आते देर नहीं लगती। बुढ़ापा आते क्या, बुढ़ापा आ चुका है, आंखें खोल कर देखिए। अब 50 साल की उम्र में मैं 9 लाख का हार पहनकर तो नहीं घूमूंगी ना। देखिए अभी आप पैसे मेरे अकाउंट में जमा करवा दीजिए, बाकी बाद में सोचते हैं। सुनो ना, सारी उम्र से झगड़ा कर रही हो मुझसे कि मैं तुम्हें विदेश की सैर करा लाऊं। हमारे पास तो कभी एक मुट्ठी इतना पैसा हुआ ही नहीं। मैं तो कहता हूँ चलो पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर विदेश की सैर करके आते हैं। लो जी, इन्हें पैसों के बारे में जरा सी आहट लगी और ये खर्च करने के बहाने ढूंढने लगे। ना बाबा ना, मैं घूमने फिरने में अपना पैसा बर्बाद नहीं करूंगी। अच्छा भाई ठीक है, पैसा तुम्हारा, चाहे जैसे इस्तेमाल करो, लेकिन रघु और अक्षय को इन पैसों के बारे में कुछ मत बताना। क्यों भाई, मेरे बेटे आपको चोर लगते हैं क्या जो आप ऐसी बात कर रहे हैं? अरे अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है आपको? आपकी बातें ना कभी कभी मेरे दिल को बड़ा चुभ जाती है। अरे श्रीमती जी, कभी तो इस पुत्र मोह से बाहर निकला करो। भूलिए मत, अपने बेटों की मां होने से पहले आप हमारी धर्मपत्नी है। सबसे पहले पत्नी होने का फर्ज निभाना चाहिए आपको। लेकिन देख रहे हैं आप तो जब से मां बनी है हमको भूल ही गई है। आपकी परवरिश पर या आपके बेटों के संस्कार पर शक नहीं कर रहे, लेकिन आजकल जो हवा बह रही है ना, वो बड़ी खतरनाक है। आजकल के जमाने में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वही कहावत चल रही है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि समय से पहले बच्चों को बहुत ज्यादा धन दौलत की जानकारी नहीं देनी चाहिए। कुछ बातें छुपा कर रखी जाए, उसी में सबकी भलाई होती है। यूं तो अपनी तरफ से विशाल ने पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो मां ही क्या जिससे अपने बच्चों पर अंधा भरोसा ना हो। शाम के समय जब विशाल बाबू दफ्तर से घर लौटे तो देखा दोनों बेटे मां को घेर कर बैठे हुए हैं। लग रहा है श्रीमती जी ने भांडा फोड़ दिया, पेट में हजम ही कहाँ होती है इनके, तभी तो दोनों माँ के आगे पीछे घूम रहे। पापा आपको पता है, मम्मी ने तो कमाल ही कर दिया। अरे लखपति हो गई हमारी मम्मी, पूरे 5 लाख की सेविंग है मम्मी के पास। देखो मम्मी, ये 5 लाख ना अपने अकाउंट में संभाल कर रखो, जल्दी ही मेरी निर्जा के साथ शादी होने वाली है। अब अपनी बड़ी बहू को मुंह दिखाए में कम से कम डायमंड का नेकलेस तो दोगी ही ना। ये सही है भैया, इनडायरेक्टली माँ के 5 लाख पर नजर गड़ा कर रखी है आपने। नाम भाभी का लगा रहे हो, लेकिन पैसे चाहिए आपको। अरे हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हीरा पहनना तो दूर देखने को मिल जाए उतने में ही खुश हो जाते हैं। मम्मी आप ना भैया की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, अब आपके पास पैसा है, इनकार करने का कोई बहाना भी नहीं है। अब मुझे स्पोर्ट्स बाइक दिला दो ना प्लीज, आपको पता है ना कितना शौक है मुझे, इतने साल से पापा के पीछे पड़ा हूं, लेकिन पापा को हमारी पसंद नापसंद से कहाँ फर्क पड़ता है। अच्छा चल ठीक है, तू ले ले स्पोर्ट्स बाइक बस। ये गलत बात है माँ, तुम हमेशा पार्शलिटी करती हो। मुझे पता चल गया कि आप मुझसे प्यार करती ही नहीं हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इस रघु से प्यार है। पूरे 5 लाख इसके ऊपर लुटा दोगी क्या, और मेरे लिए कुछ नहीं? अरे बेटा क्यों चिंता करते हो तुम लोग, छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लगते हो। अच्छा ठीक है, जो तुझे चाहिए तू भी बता दे, तेरे पापा कौन सा इनकार करने वाला है। हाँ, खूब सर चढ़ाओ अपने बेटों को, इन्हें कभी किसी बात के लिए ना सुनना भी सिखाओ। हमेशा ये जो मांगे वो इन्हें मिल जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है।
अरे बेटा, ये तुम्हारे पापा की ये सिद्धांत वाली बातें सुनकर तो मेरा सर ही घूमने लगता है। छोड़ो ये सब, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। आरती और विशाल ने अपने भविष्य के लिए कभी एक पाई बचाकर नहीं रखी थी। जो भी कमाया दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई और भविष्य के लिए सब कुर्बान कर दिया। बड़े बेटे के ब्याह की उम्र हुई तो उसके लिए निर्जा नाम की एक सुशील लड़की को बहू बनाकर घर ले आए। माँ, कहने को तो अच्छी नौकरी लग गई है, लेकिन अपने दिल की बात बताऊं, नौकरी में ना मेरा मन नहीं लगता। हर रोज मन करता है नौकरी छोड़ दूं। कैसी बात कर रहा है बेटा? अरे तू नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? निर्जा के माँ बाप ने इसी नौकरी के भरोसे तो अपनी बेटी को तेरे साथ ब्याहा है। तो नौकरी छोड़ देगा तो क्या घर में बैठकर मक्खियां मारेगा? ऐसी बात नहीं है माँ, मैंने सोचा है कि मैं नौकरी छोड़कर कुछ अपना काम करता हूँ। ये नौकरी करना, किसी का ऑर्डर बजाना, ये मुझसे नहीं होगा। नौकरी मेरे जैसे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। समय रहते ही मुझे अपने भविष्य के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। मैं तो अपना कुछ बिजनेस शुरू करूंगा। कैसा बिजनेस बेटा? और वैसे भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अपने पास कहाँ कोई सेविंग है? अभी तो मुझे इसी बात की चिंता है कि तुम्हारी शादी तो किसी तरह से तुम्हारे पापा की जीवन भर की सेविंग लगाकर निपटा दी। छोटे बेटे की शादी में पैसा कहाँ से आएगा? अरे मम्मी, कौन सा छोटे की शादी कल हो रही है? जो सामने है उस समस्या पर आप ध्यान नहीं लगा रही हो। आपको तो बस शादी की पड़ी हुई है। शादी ज्यादा जरूरी है या रोजगार? और आप चिंता क्यों करती हो? अगर मेरा बिजनेस चल निकलेगा, घर में पैसे आने लगेंगे, तो फिर छोटे की शादी की कोई चिंता ही नहीं रह जाएगी। मैं सब संभाल लूंगा। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन सच्ची बात तो यह है ना, अपने पास अभी पैसा है ही नहीं। पैसा क्यों नहीं है माँ? हाँ, आपने ना बस आंखें बंद कर रखी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पापा के फंड में लाखों रुपया जमा है। अगर अपने बच्चों के लिए उस फंड का इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर आखिर कब काम आएगा वो पैसा? देखो बेटा, तुम अपने पापा से कुछ मत कहना। मैं मौका देकर आराम से बात करूंगी। और तुम तो जानती हो पापा को बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। अभी आरती पति से फंड के पैसों के बारे में बात भी नहीं कर पाई थी कि विशाल पत्नी को बुलाता है। सुनती हो श्रीमती जी, बच्चों के पालन पोषण परवरिश में कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। डिपार्टमेंट से नोटिस आई है, 1 महीने में मेरी सर्विस पूरी हो जाएगी। रिटायर हो रहा हूं मैं। यकीन ही नहीं होता इतना लंबा सफर खत्म होने को है। कोई सफर खत्म नहीं हो रहा, बस बहुत काम कर लिया आपने। आपका आराम करने का समय है। अपने अधूरे शौक, जिन्हें नौकरी के कारण कभी पूरे नहीं कर पाए थे, अब मौका है, खूब शौक पूरे करिए अपने। अच्छा, डिपार्टमेंट से फंड भी मिलेगा। मैं सोच रहा हूं उन पैसों से कोई मकान खरीद कर किराए पर लगा लेते हैं। पेंशन तो अब मिलती नहीं, बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ सहारा चाहिए कि नहीं? अरे छोड़िए ना, ये प्रॉपर्टी के झमेले में क्यों फंस रहे हैं आप? मैं तो कहती हूँ बिल्कुल सही मौके पर आपके रिटायरमेंट का पैसा आ रहा है। देखिए, अक्षय की इच्छा है कि वो नौकरी छोड़कर कुछ अपना काम धंधा शुरू करे। अब उसके पास कहाँ इतना पैसा है कि वो जेब से रुपया लगाकर कोई काम खोले। हमें ही उसकी सहायता करनी होगी ना। भाग्यवान समझ रही हो तुम? क्या कह रही हो? रिटायरमेंट के फंड का पैसा है ये, यानी कि जो मैंने जीवन भर कमाया उसकी आखिरी किस्त है। अगर इसे भी तुमने बेटों के चक्कर में लुटा दिया ना तो फिर बाकी की जिंदगी हाथ मलते गुजारनी पड़ेगी। आप जब भी सोचते हैं नेगेटिव ही सोचते हैं। पता नहीं आपको अपने बेटों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है। संस्कारी बच्चे हैं मेरे। आप देखना, एक बार मेरे अक्षय का बिजनेस चल निकला ना, फिर श्रवण कुमार बनकर सेवा करेगा हम दोनों की, सोने में तोल कर रखेगा माँ को। अरे भाई, हम भी उसके बाप हैं। हम भी चाहते तो यही है कि हमारे बेटे बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी रकम अक्षय के हाथ में देने में मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। और फिर छोटे के रिश्ते भी आने शुरू हो गए। 1-2 साल के अंदर शादी तो उसकी भी करनी है। सारा पैसा अक्षय को दे देंगे तो रघु की शादी के लिए कहां से पैसा आएगा? आपकी चिंता अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अभी अपने बेटों को नहीं जानते। अक्षय ने वादा किया है कि अगर हम लोग बिजनेस में उसका सपोर्ट कर देंगे तो फिर वो अपने छोटे भाई की शादी, नौकरी, सभी चीजों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा। आजकल के जमाने को देखते हुए मुझे तो यकीन नहीं है कि अक्षय रघु की जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन फिर भी अक्षय जो करेगा सो करेगा। मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हो सकता। फंड में से 10 लाख रुपए मैं छोटे की शादी के लिए निकाल रहा हूं। बाकी बची रकम से अक्षय अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। पत्नी की जिद के आगे विशाल की एक नहीं चलती और अंत में उसे अपना पैसा बिजनेस शुरू करने के लिए बड़े बेटे को देना पड़ता है और वो एक जगह बड़ी सी जमीन लेकर अपना काम शुरू कर देता है। मम्मी, आपको एक जरूरी बात बतानी थी। आप ना मेरे लिए लड़कियां देखना बंद कर दो। मैं उनसे शादी नहीं करने वाला। इस तरह से घर पर पंचायत करने का भी कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब? लड़कियां देखना बंद कर दे तो क्या आसमान से गिरेगी तेरे लिए लड़की? शादी चाहे जहां भी हो, थोड़ी बहुत पूछताछ करना तो बनता ही है। अब समझ नहीं रही हो मम्मी,
मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेरे लिए लड़कियां देखना बंद कर दो। अपने लिए जीवन साथी मैंने खुद चुन लिया है। चलो भाई, अच्छा है, वरना अरेंज मैरिज में अच्छी लड़की ढूंढना वैसे भी बहुत मुश्किल है। चल ठीक है, हमारी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस लड़की वालों को घर बुला ले, यहीं पर सारी बातें हो जाएंगी। जल्दी ही रुचिका अपने पेरेंट्स को लेकर रघु के घर पहुंच जाती है। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद रुचिका के पेरेंट्स लौट गए थे। लड़की वालों को गए कई दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। अरे श्रीमती जी, आपका बेटा खुद अपनी पसंद से लड़की को लेकर आया था, लेकिन यहाँ पहुंचकर ना तो उन्होंने कोई ढंग से बात की। हफ्ता बीतने को आया, अभी तक शादी के लिए उनका कोई जवाब भी नहीं आया। बात तो ठीक कह रहे हैं आप। मुझे भी यही लग रहा है कि लड़की के मम्मी पापा को हमारा घर कुछ खास पसंद नहीं आया, इसीलिए ऐसा रिएक्ट करके गए हैं। पापा, रुचिका के पापा का फोन आया था। रुचिका की मुझसे शादी करवाने से पहले उनकी एक शर्त है। अगर हम लोग शर्त मानने से इनकार कर देंगे तो वो रुचिका की शादी कहीं और करवा देंगे। और मम्मी, उनकी बात को ना मजाक मत समझना, वो सच में पिछले कुछ दिनों से रुचिका के लिए लड़के पसंद कर रहे हैं। अरे बेटा, दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं, शर्तें भी उन्हीं की मानी जाती है। अब ये कौन सा बेमेल ब्याह करवा रहा है तू? मम्मी, कोई हाथी घोड़ा नहीं मांगा उन्होंने, बस ये तो उनके मन की तसल्ली करने वाली बात है, वरना उससे कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं है। अरे बेटा, क्यों पहेलियां बुझा रहा है? हमें तो एक अक्षर समझ में नहीं आ रहा, तो कहना क्या चाहता है? वो मम्मी, क्या है ना, रुचिका के पेरेंट्स का कहना है कि वो अपनी बेटी की शादी ऐसे ही किसी के साथ भी नहीं कर सकते। अगर मुझे रुचिका से शादी करनी है तो कम से कम इस बात पर भरोसा दिलाना पड़ेगा कि शादी के बाद उसके सर पर छत रहेगी। हाँ तो बेटा, सर पर छत तो हमेशा ही रहेगी। हम कौन सा तुझे घर से बाहर निकालने वाले हैं? संदीप जी को इस बात पर भरोसा नहीं है क्या कि इस घर में उनकी बेटी सुरक्षित है कि नहीं? पापा जी, अपनी बेटी की शादी हमारे घर में करेंगे, पर उसे भी तो कोई आश्वासन चाहिए कि नहीं। रुचिका के पापा का कहना है कि अगर मेरे नाम कोई मकान या फ्लैट है तभी वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगे। उनका कहना है कि भैया के पास तो अपना बिजनेस है और मैं एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। कागजी तौर पर देखा जाए तो भैया के पास लाखों रुपए का बैकअप तैयार है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और वैसे भी पापा, मेरी बारी आई तो आप इतना सोच विचार करने लगे। भैया का बिजनेस स्टार्ट करवाते समय तो आपने अपना फंड का सारा पैसा उनके ऊपर कुर्बान कर दिया था, तब तो आपने एक बार भी कुछ नहीं सोचा। मैं समझाओ ना पापा को, बस एक बार मेरी शादी रुचिका के साथ हो जाए, फिर सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। और मैं कौन सा घर लेकर कहीं भागने वाला हूँ। देखिए, संदीप जी की बात भी अपनी जगह ठीक ही है। जो अपनी बेटी ब्याहेगा वो तो हर तरह से ठोक बजा कर देखेगा ना, कल को बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसमें बुरा मानने जैसे कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। अभी ना आप मकान रघु के नाम कर दीजिए। ये वादा कर रहा है ना, शादी के 1 महीने बाद प्रॉपर्टी वापस आपके नाम कर देगा। इस घर के मालिक आप थे और आप ही रहोगे। अरे भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब रुचिका के पापा को विश्वास ही नहीं है हमारे परिवार पर, तो फिर ऐसे घर में अपने बेटे का रिश्ता जोड़ने का मतलब क्या है? इतनी उम्र हो गई, हमारी अपनी आंखों के सामने सैकड़ों रिश्ते होते हुए देखे, लेकिन ऐसी बेहुदी शर्त आज तक किसी लड़के वाले ने नहीं रखी। मैं तो कहता हूँ बेटा, छोड़ दे उस लड़की को, तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखेंगे हम लोग। पापा, आपके लिए मकान मुझसे भी ज्यादा जरूरी है क्या? मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी शादी रुचिका के साथ नहीं हुई ना, तो फिर मैं जीवन भर किसी से शादी नहीं करूंगा। बेटी की बात सुनकर और पत्नी के दबाव के कारण विशाल अपना मकान भी छोटे बेटे के नाम कर देता है। रिटायरमेंट का सारा फंड बड़े बेटे के बिजनेस में खर्च हो गया था और जो आखिरी उम्मीद यानी कि उनका मकान था उसे छोटे ने अपने नाम करवा लिया था। शादी के 3 महीने बाद। भाग्यवान, 1 महीने बाद ही तुम्हारा बेटा मकान वापस मेरे नाम करवाने वाला था। 3 महीने हो गए शादी को, लेकिन अब तो वो इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। अरे छोड़िए ना, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी ये मकान प्रॉपर्टी आज नहीं तो कल सब बच्चों को ही तो मिलनी थी। मकान का हमें क्या करना है, बस 2 वक्त की रोटी मिलती रहे समय पर। अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा आंख बंद करके भरोसा करना आरती को कितना महंगा पड़ने वाला था, इस बात का उसे अभी तक कोई अंदाजा नहीं था। दोनों बेटे अब शादीशुदा हो गए थे, दोनों ने अपनी नई दुनिया बसा ली थी, लेकिन दुख की बात यह थी कि उन दोनों की इस नई दुनिया में मम्मी पापा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। रुचिका बेटा, अपने पापा जी के लिए 1 कप चाय बना देना। मम्मी जी, आप लोगों का दिन भर चाय कॉफी खत्म ही नहीं होता, पैसे क्या पेट पर लगते हैं? वैसे भी सुबह से 2 कप चाय पापा जी पहले से पी चुके हैं। उनको समझा दीजिए, अब अगली चाय शाम को 6 बजे मिलेगी, उससे पहले आकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करिएगा। विशाल के पापा, बहू कह रही हैं पापा जी इतनी चाय पियेंगे तो उनको गैस हो जाएगी, इसलिए अब सीधा शाम को ही चाय बनाएगी वो। देख रहे हैं ना, अब बहू कितना ख्याल रख रही है हमारा। तुम इसको बदलने की कोशिश कर रही हो श्रीमती जी।
तुम्हारे बेटे और बहू को हम खूब अच्छी तरह समझते हैं। मना कर दिया ना तुम्हारी बहू ने 1 कप चाय बनाने के लिए भी। हमें तो बस अब इस बात का डर है कि कहीं किसी दिन ये लोग हमें 2 रोटी खिलाने से भी मना ना करते। अक्षय बेटा, काफी समय हो गया, अब तो तुम्हारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ पैसों की जरूरत थी। वो गांव में तुम्हारी बुआ जी है ना, त्योहार पर मिठाई वगैरह भिजवाते थे। जब से तुम्हारे पापा की जॉब गई है, उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हम। बुआ जी का भी तो मायके के नाम पर हम लोगों के अलावा और कोई है नहीं। हाँ माँ, बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और आप क्या चाहती है, अपनी मेहनत की कमाई बेकार में रिश्तेदारों के यहाँ फल और मिठाई भिजवाने में खर्च कर दूं मैं? मुझसे ये नहीं हो पाएगा। रघु से बात कर लीजिए एक बार। और हाँ माँ, आपकी बहू ने बताया है कि आज कुछ रिश्तेदार घर पर आने वाले हैं। हाँ माँ जी, मेरे मायके से कुछ लोग आ रहे हैं, रात में यहीं रुकेंगे। 3 लोग तो आपके बेडरूम में सो जाएंगे और 3 लोगों को गेस्ट रूम में एडजस्ट कर लेंगे। बेटा, हमारे रूम में तुम्हारे गेस्ट सोएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे माँ जी, कौन सी किताब में लिखा है कि साल की 365 दिन घर में ही कुंडली मारकर बैठे रहो आप? अरे कुछ दिन के लिए आप ही कहीं घुमाओ। बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? अपना घर छोड़कर ऐसे अचानक से कहाँ चले जाए हम? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने आपको बता दिया कि आज रात तक मुझे आपका कमरा बिल्कुल खाली चाहिए। अक्षय, रघु देख रहे हो तुम्हारी पत्नी किस भाषा में बात कर रही है तुम्हारे पापा के साथ। बेटों से चुगली करना बंद कीजिए। भूलिए मत, आपका जमाना चला गया है। अब ये घर हमारा है, हम जैसे चाहेंगे इस घर में वैसा ही होगा। भगवान, अपने बेटों के असली रंग देख रही हो या अभी भी कुछ बाकी है? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे ही कारण आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे अपने बेटों पर अंधा भरोसा था। तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस 2 घंटे रुक जाओ, फिर देखो कमाल। 2 घंटे बाद पुलिस वहां आती है। इंस्पेक्टर साहब, ये घर मेरा है, जिसे जोर जबरदस्ती से मेरे बेटे ने अपने नाम करवा लिया और अब मुझे और मेरी पत्नी को घर से निकालने की धमकी दे रहा है। आप फिक्र मत करिए सर, भारतीय न्याय व्यवस्था में बदलाव आ गया है और अब माता पिता के जीते जी उनकी प्रॉपर्टी चाहकर भी बेटे अपने नाम नहीं कर सकते। आपका वो सिग्नेचर मान्य नहीं है। ये मकान पहले भी आपका था, अभी भी आपका रहेगा। और आप दोनों सुपुत्र अपना सामान लेकर तुरंत घर से बाहर निकलिए। खबरदार, जो इनके मकान के 500 मीटर के दायरे में भी दिखाई दिए। रघु और अक्षय कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। मकान के साइन करे हुए कागज लेकर वो अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें यही जवाब मिलता है कि ये मकान विशाल और आरती का ही रहेगा। लालच के कारण रघु और अक्षय के सर से माता पिता का आशीर्वाद और छत दोनों छीन गए थे। मम्मी जी, ये गर्मियों के इतने लंबे लंबे दिन होने लगे हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ। दिन ही नहीं कटता। और अब ये बोरियत वाली बात सुनकर ना आप मुझसे झगड़ा मत शुरू कर देना, क्योंकि आपसे झगड़ा करके आजकल मेरा मूड फ्रेश ही नहीं हो रहा। बोर हो गई हूँ मैं आपसे झगड़ के। क्या करे, कुछ तो एक्साइटमेंट होना चाहिए ना लाइफ में। अरे बहू, थोड़ा हाथ पैर हिलाकर घर के काम कर लिया कर। घर भी साफ हो जाएगा और तेरा टाइम पास भी हो जाएगा। और ये जो दिन रात लड़कर तू मेरा बीपी बढ़ाती है ना, वो तेरे लिए टाइम पास करने का तरीका है क्या? क्या मम्मी जी, अब फिर वही लड़ाई वाली बात लेकर बैठ गई। बोला ना मैंने, मेरा झगड़ा करने का मूड नहीं है। और क्या है ये, आप हर समय बस काम का रोना लेकर बैठ जाती हो। अरे हम औरत है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर समय बस काम ही करते रहे। अरे हमारा भी तो मन कर सकता है ना कि हम भी कभी कुछ अलग एक्साइटिंग करें। ये तेरी जलेबी जैसी गोल गोल बातें मेरी तो समझ से एकदम बाहर है। तो साफ साफ बता, क्या कहना चाह रही है? मम्मी जी आप ही बताओ, क्या हम सारा जीवन ये रोटी कपड़ा और मकान करते करते ही बिता देंगे? हमारी अपनी कोई लाइफ है या नहीं? आप ये सोचो, अगर मैं भी कुछ पैसे कमाने लगूं तो कैसा हो? हम भी एक मेड रख सकते हैं, किटी ज्वाइन कर सकते हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहन सकते हैं। सोचो सोचो ज़रा। अरे चुप कर तू, सब समझ रही हूँ तेरी लच्छेदार बातें मैं। अब तू मुझसे यही कहेगी कि तू कहीं छोटी मोटी नौकरी करेगी और ये घर का पहाड़ जैसा काम मैं कर लूँ? तो मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली। अरे मम्मी जी, आपकी सोच ना वहीं अटकी रहती है। ऊपर ऊपर उठिए ना थोड़ा सा। और मैं कुछ और ही कहना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारा घर का काम भी होता रहे और कुछ कमाई भी होने लगे, तो कैसा रहेगा? दिमाग घुमा के रख दिया मेरा। साफ साफ कुछ कहती क्यों नहीं? 1 घंटे से लच्छेदार बातें कर करके मेरे दिमाग की दही बना रही है। हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। बताओ कैसा आइडिया है? हैं? अब ये क्या नया तुर्रा पाल लिया तूने? क्या होती है ब्लॉगिंग?
हमें नहीं पता। अरे मम्मी जी, ब्लॉगिंग का मतलब हम अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे ना, वो सब वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते रहेंगे। अच्छा, और तेरे ये टेढ़े मेढ़े कामों का सोशल मीडिया पर देखेगा कौन? इतना खाली कौन बैठा है? अरे मम्मी जी, आजकल यही तो ट्रेंड है। किसी को अपने जीवन की पड़ी नहीं है, सबको ये देखना है कि दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना, बहुत मिल जाएंगे देखने वाले। आप बस मेरे साथ शुरुआत तो करो। बहू के कहने पर दोनों सास बहू अपना एक ब्लॉगिंग चैनल शुरू करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके चैनल पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं। अरे बंद कर ये वीडियो का झमेला, परेशान हो गई हूँ तेरे हर समय कैमरा लेकर घूमते रहने से। मैंने कहा था ना, कोई नहीं देखने वाला तेरा ये ब्लॉग। अब चुपचाप से घर के कामों में ध्यान लगा। मम्मी जी, मुझे ना अब समझ में आ गया है कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। आजकल ना फूड ब्लॉगिंग टॉप पर चल रही है, और ये देखो जितने भी पेज है ना, सब पर मिलियंस में व्यूज़ है। इसका मतलब व्लॉग तो हम बनाएंगे, बस हमें थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। मतलब तू अब खाना बनाना सिखाएगी? अरे मम्मी जी, मुझे कौन सा खाना बनाना आता है जो मैं खाना बनाना सिखाऊंगी? मैं तो खुद कच्चा पक्का बनाकर किसी तरह अपनी ज़िंदगी चला रही हूँ। हम लोग क्या करेंगे, हम गली मोहल्ले में नुक्कड़ों पर जो छोटे छोटे ठेले वाले खड़े रहते हैं ना, उनका वीडियो बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि ये छोटे छोटे चाट पकोड़े वाले खड़े रहते हैं ना, उनके पास कितना बढ़िया और लजीज खाना मिलता है। हमारे वीडियो को देखकर लोग ठेले वालों को जानना शुरू कर देंगे, इनकी बिक्री बढ़ेगी तो हमें इनसे कमीशन भी मिलेगा और व्यूज़ भी आएंगे, तो कमाई तो हमारी होनी है। और आजकल ना वही काम चलता है जो थोड़ा अलग होता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट के ब्लॉग तो बहुत लोग बनाते हैं, हम उन लोगों के ब्लॉग बनाएंगे जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। बताओ कैसी लगी? अच्छा चल ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है। अगले दिन दोपहर में तो दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे घंटा घर पर एक छोटे से पीपल के पेड़ के नीचे चाट का ठेला लगाने वाले हमारे चंदू चाट वाले से। चंदू भैया यहाँ पर पिछले 10 सालों से अपना ठेला लगा रहे हैं और हर रोज़ तकरीबन 200 से 300 प्लेट चाट बेच देते हैं। अरे यहाँ के इलाके में बड़ा नाम है इनका। तो देखते हैं दोस्तों, चंदू चाट वाले की चाट में कुछ दम है या नहीं। देखो भैया, हम लोग यहाँ पर आपसे एक पत्ता चाट खाएंगे। आपको बढ़िया से बढ़िया चाट बनाकर हमें खिलानी है, क्योंकि आप जिस तरह से चाट बनाओगे वो सारा प्रोसेस हम लोग वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आपकी चाट जैसी भी बने, हम बढ़िया ही रिव्यू देंगे कि आपने बहुत अच्छी चाट खिलाई है। आपकी इस वीडियो को हम लोग अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे, जिसे हज़ारों लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद आपकी दुकान पर चाट खाने वालों की लाइन लग जाएगी। लेकिन मैडम, आप मेरे साथ इतनी भलाई क्यों कर रही है? अरे भैया, भलाई भलाई कुछ नहीं है, ये काम है हमारा। जैसे तुम्हारा काम चाट बेचना है, वैसे ही हमारा काम लोगों को आपके जैसे चाट वालों से मिलवाना है। तो ऐसा करते हैं, सेटिंग पहले ही कर लेते हैं। आपकी इस वीडियो के बाद आपके पास जितने भी लोग आएंगे, उसका कमीशन आपको मुझे देना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं मैडम, हमें इन सब लफड़े में नहीं पड़ना। अरे इसमें लफड़े वाली कोई बात नहीं है। सुपरस्टार बन जाओगे तुम पूरे गांधीनगर में, हर कोई पहचानेगा तुम्हें। अरे मुझे कोई छोटा मोटा ब्लॉगर समझ रहे हो क्या? ठीक है, अगर मुझे मुनाफा हुआ तो आपको कमीशन दे दूंगा, लेकिन पहले कुछ हो तो। मेरा तो दिन का 500 का भी कमाई नहीं होता। अरे थोड़ा स्टैंडर्ड सुधारो, हाथ में दस्ताने पहना करो, और ये बर्तन सब नए ले लो। थोड़ा ठेला पेंट सेंट करवाओ, तब जाकर लगोगे ना सेलिब्रिटी ठेले वाले। जैसा कि गीता ने सोचा था, वाकई उनका वीडियो वायरल हो जाता है और उनके वीडियो के व्यूज़ मिलियंस में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण चाट वाला भी गांधीनगर का स्टार चाट वाला बन जाता है और उसकी दुकान के आगे लंबी लाइन लगने लगती है। एक हफ्ते के बाद तो दोस्तों, आज हम देखने आए हैं कि चंदू चाट वाले की वीडियो वायरल होने के बाद आखिर उनकी चाट की दुकान किस हालत में है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, चंदू चाट वाले की दुकान के आगे तो लंबी लाइन लगी हुई है। अगर आप भी ये मौका नहीं गंवाना चाहते तो आज ही अपना चाट का पत्ता बुक करना ना भूले। नंबर नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा है। थैंक यू। देखो भैया, मैंने कहा था ना, आपको चंदू स्टार बना दूंगी मैं। अरे मैडम, आप तो भगवान की तरह हो मेरे लिए। अरे मेरे जिस ठेले पर पूरे दिन में 50 ग्राहक नहीं आते थे, अब वहाँ 500 ग्राहक आ रहे हैं। इतनी बिक्री हो रही है कि मैं घर से कितना भी माल ले आऊँ, सब 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाता है। ये लो मैडम, 2000 रुपये आपका कमीशन। और हाँ, आती रहना आप, हर बार 2000 का कमीशन पक्का। जब से गीता के ब्लॉग से चंदू चाट वाला फेमस हुआ था, आसपास के चाट वाले पैसे देकर अपने ठेलों की वीडियो बनवाने के लिए गीता के पास आने लगे थे। एक तरफ लगातार व्यूज़ बढ़ रहे थे,
दूसरी तरफ ठेले वाले अपनी वीडियो बनवाने के लिए 5,000 तक देने को तैयार हो गए थे। गीता और उसकी सास अब रुपयों में खेल रही थी और उन्हें ये नया नया पैसा और फेम बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन, अरे बहू, कोई नंदू है, सुबह से 3 बार फ़ोन कर चुका है। कह रहा है उसे अपने पिज्ज़ा पराठा स्टॉल का वीडियो बनवाना है। बेचारा कह रहा था धंधा बहुत मंदा है, पूरा दिन झक मार कर भी कोई ग्राहक नहीं मिल रहा उसको। चलो माँ जी, अब इतना कह रहा है तो चलकर आज उसका वीडियो बना ही देते हैं। गीता और उसकी सास जाकर पिज्ज़ा पराठा वाले का वीडियो बना लेते हैं और अपने चैनल पर बढ़ा चढ़ा कर उसे डाल देते हैं। अगले दिन, अरे यार, बड़ी जोरों की भूख लगी है। अरे दोस्त, तेरी भूख का तो बहुत अच्छा इलाज है मेरे पास। यहीं पास में एक पिज़्ज़ा पराठा वाला 50 के 2 पराठे बनाकर देता है, ऊपर से ढेर सारी चीज़ और वेजिटेबल्स भी। मेरा तो देख के मुंह में पानी आ गया। चलना पिज़्ज़ा पराठा खाकर आते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा ठेला नहीं है, मिलियन व्यूज़ थे इस ब्लॉग पर। समर अपने दोस्त के साथ पिज़्ज़ा पराठा खाने के लिए ठेले पर पहुंच जाता है और स्वाद के चक्कर में 2-3 प्लेट एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा पराठा चट कर जाता है। कुछ देर बाद, गीता, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो, दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अस्पताल में, अरे फूड पॉइजनिंग हुई है आपको, ज़रूर कोई उल्टी पुल्टी चीज़ खाई है आपने। अरे सत्यानाश हो उस फूड ब्लॉगर का, जिसका वीडियो देखकर हम लोग वो पिज़्ज़ा पराठा खाने गए थे। स्वाद के चक्कर में मैंने 2-3 प्लेट पिज़्ज़ा पराठा खा लिया। लगता है उसी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। क्या पिज़्ज़ा पराठा? अरे कौन सी दुकान से पिज़्ज़ा पराठा खाकर आए हो तुम? अरे वही नेहरू नगर के नुक्कड़ पर जो खड़ा रहता है ना, उसी के पास गए थे। अरे एक नंबर के बेवकूफ़ हो तुम। किसने कहा था फूड ब्लॉगर की बात मानकर ठेले वाले से खाना खाने के लिए? तुम्हें नहीं पता कितना अनहाइजेनिक खाना होता है उन लोगों का। और जिस ठेले वाले के पास तुम खाना खाकर आए हो ना, उसका ब्लॉग मैंने ही बनाया था। 3-3 दिन उसकी दुकान पर कोई कस्टमर नहीं आता है। पता नहीं कितने दिन पुरानी चीज़ रखी होगी उसके पास। क्या ये घटिया वीडियो तुमने बनाकर अपलोड किया था? पर तुम्हें पता है कितने लोग तुम्हारी वजह से अस्पताल पहुंच गए होंगे? अरे तो किसने कहा है कि वीडियो देखकर सारी बातें सच मानने के लिए? वीडियो देखो, स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाओ। हर वीडियो को इतना सीरियसली क्यों लेते हो आप लोग? मैं वीडियो सिर्फ व्यूज़ के लिए बनाती हूँ, इसलिए नहीं कि आप जाकर ठेले के बाहर लाइन लगा लो। ब्लॉगिंग मेरा काम है, और जब मैं अपनी वीडियो से हज़ारों लाखों रुपए कमा रही थी तब तो तुम्हें बहुत मज़ा आता था। तब तो तुमने कभी नहीं कहा कि सोच समझ कर वीडियो बनाया करो। तब तो चंदू हो या रामू, सबका वीडियो बनवाने के लिए फट से हाँ कर देती थी तुम। अब खुद पर बीत रही है तो कह रहे हो मेरी वजह से तुम अस्पताल पहुंच गए। ये फूड ब्लॉगिंग के नाम पर आजकल जो इन अनहाइजेनिक चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है ना, वो कितना खतरनाक हो सकता है आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। कोई पराठे वाला आधा किलो मक्खन लगाकर एक पराठा बना रहा है, तो कोई चीज़ पराठे में पूरे 200 ग्राम चीज़ डालकर चीज़ पराठा बनाकर खिला रहा है। कोई बटर आमलेट में मक्खन पिघला रहा है। ऊपर से ये लोग नकली, सस्ता और अनहाइजेनिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जो हार्ट, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और फूड पॉइजनिंग को बढ़ावा देते हैं। अरे इन सब में जितनी गलती इन ठेले वालों की है ना, सस्ती लोकप्रियता देकर उन्हें स्टार बनाने वाले ये ब्लॉगर भी कम दोषी नहीं है। और इन सब में सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है जो इन वीडियो से प्रभावित होकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए ऐसी जगह पर खाने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे एक आम आदमी को थोड़ा सा अपना दिमाग भी तो लगाना चाहिए। आप घर पर एक पराठा बनाते हैं तो 1 चम्मच घी में पराठा बन जाता है। ये वीडियो खुले में दिखा रहा है कि एक पराठे में पूरा 1 मक्खन का बार लगाकर पराठा बना रहा है, और आप उसको चटकारे लेकर खा भी रहे। डॉक्टर की बात सुनकर गीता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। समर चंद रुपयों के लिए अच्छा बुरा कुछ भी सोचे बिना मैं हर गली नुक्कड़ पर खड़े होने वाले चाट के अनहाइजीनिक ठेले को सुपरस्टार बना रही थी, बिना ये सोचे कि वो किस क्वालिटी का खाना प्रोवाइड कर रहा है। और इस तरह से मैं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ी कर रही हूँ। आगे से मैं ब्लॉगिंग करूँगी ज़रूर, लेकिन अब मेरी प्राथमिकता पैसे नहीं सेहत होगी। मैं उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करूँगी जो सेहत के लिए सही है और जो अच्छा और हाइजीनिक तरीके से अपना खाना बना रहा है। हैं? तुम तीनों निगौड़ों ने शादी कर ली, वो भी इन 3 गरीब लड़कियों से? अरे ऐसा कौन से खेत से उठा लाए हो इन्हें तुम? महिमा के 3 बेटे, नील, समर और शौर्य, तीनों भी अच्छी खासी नौकरी करते हैं। महिमा की हमेशा से इच्छा थी कि मेरे तीनों बेटों की शादी में अच्छे घराने वाली, सुंदर और सुशील लड़कियों से ही कराऊंगी, जिनके मायके की तिजोरी में ढेर सारा पैसा हो
और मैं जम के दहेज ले सुकून से। बस पंडित जी से बात होए मेरी और वो धड़ा अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आए मेरे बेटों के लिए। लेकिन तीनों बेटों को अमीर नहीं बल्कि गरीब लड़कियों से प्यार हो जाता है। शौर्या को आस्था से, जो एक गरीब किसान की बेटी होती है, नील को प्रतिका से, जो एक अनाथ लड़की होती है और रेस्टोरेंट में काम करती है, और तीसरे बेटे समर को मीशा से, जो एक कुम्हार की बेटी होती है। और एक दिन तीनों बेटे एक साथ अपनी प्रेमिकाओं के संग शादी करके उन्हें घर ले आते हैं और उन्हें देखकर महिमा के तोते उड़ जाते हैं। ये क्या बेहूदगी है, तुम तीनों ने मेरी रजामंदी के बिना ही शादी कर ली, और वो भी इन 3 गरीब लड़कियों से। अरे एक फूटी कौड़ी नहीं दे सकती ये तीनों, दहेज तो बहुत दूर की बात है। माँ, हमें पता था कि आप इस शादी के लिए राजी नहीं होगी, क्योंकि हमें 3 गरीब लड़कियों से प्रेम है। लेकिन माँ, हम तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ माँ, और आप अपनी ये दहेज जैसी दकियानुसी बातें अपने पास ही रखिए, हम इसे बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देंगे। इंसान पैसों से नहीं, दिल और मन से अमीर होता है। सॉरी माँ, लेकिन अब जिस राह पर चल रही हो ना, वो बहुत गलत है। दहेज जैसी प्रथा बहुत गलत है। अरे चुप रहो तुम तीनों बेवकूफो, दिमाग तो तुम तीनों भी कहीं बेच कर आए हो, जो इन तीनों के प्यार में जोगी बन गए हो। चाहे जो हो जाए, मैं इन तीनों गरीब बहुओं को कभी नहीं अपनाऊंगी। फिर भी तीनों शादीशुदा जोड़े महिमा की पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। महिमा अब तीनों बहुओं के पीछे हाथ धोके पड़ जाती है, उन्हें अपने बेटों से दूर करने के लिए। वो जानबूझकर महंगे कांच के बर्तन तोड़ती फूटती है और सारा इल्जाम अपनी तीनों बहुओं पर थोप देती है। हाय राम, देखो मेरे तीनों सपूतों, देखो कैसे तुम्हारी इन त्रिमूर्तियों ने महंगे बर्तनों का सत्यानाश कर दिया। अरे माना कि ये तीनों एकदम बढ़िया स्वादिष्ट लाजवाब खाना बनाती है, लेकिन ये सब क्या है? लेकिन सासू माँ, वो गलती से। अरे चुप, खबरदार जो मेरे साथ जुबान लड़ाई तो। तुम तीनों गरीब कहीं की, तुम तीनों ने कभी देखे भी है क्या ऐसे कांच के बर्तन? अरे कैसे देखे होंगे, मिट्टी के लोग जो ठहरे। माँ, बस भी कीजिए। तीनों बहुएं खूब उदास हो जाती है। महिमा अपने बेटों को उनकी बीवियों की तरफदारी करते देख और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस सब का गुस्सा बहुओं पर उतारने लगती है। ऐ मिश्रा बहू, तू आज सारे कमरे और हॉल का एरिया साफ करेगी, एक भी धूल का निशान नहीं दिखना चाहिए मुझे। और तो प्रतिका बहू, छत और आंगन साफ करेगी। आस्था मैडम, पहले पूरी रसोई को साफ करोगी और फिर मसाले कुटोगी और फिर सबका खाना बनाओगी। और आज 12 पकवान बनाने हैं तुम्हें, अलग अलग प्रकार के, और बेसन के लड्डू भी। ठीक है सासू माँ, ठीक है सासू माँ, ठीक है सासू माँ। महिमा ऐसे ही तीनों बहुओं को दिन रात किसी न किसी काम में व्यस्त रख देती और उन्हें 1 मिनट के लिए तक चैन की सांस नहीं लेने देती। इन तीनों बहुओं के साथ तो ऐसी बदसलूकी ही करनी चाहिए। अमीर लड़के देखे नहीं कि बैठ गई कुंडली मारकर मेरे तीनों बेटे के जीवन में। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। आगे आगे देखना कैसे कमर तोड़ काम करवाती हूँ इन तीनों से, इतना कि ये तीनों की तीनों ठक हार कर खुद ब खुद मेरे घर से और मेरे बेटों की जिंदगियों से चली जाए। महिमा अपनी चालें चलना बंद नहीं करती और वो रोजाना तीनों बहुओं को किसी न किसी मुसीबत में फंसाकर उन्हें उनके पतियों से भी डांट खिलाती। ये क्या है आस्था, तुमने मेरी पूरी शर्ट जला दी। यू नो कितनी एक्सपेंसिव थी ये। ना तो कभी ऐसे महंगे कपड़े देखे होंगे और ना ही कभी इस्त्री इस्तेमाल की होगी। ऐसा मत कहिए शौर्य जी। व्हाट द हेल यार प्रीतिका, रूम का एसी और टीवी दोनों खराब कर दिया। सच में तुमसे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैंने तो टीवी को हाथ भी नहीं लगाया और ना ही एसी ऑन की। तो ये सब क्या अपने आप बिगड़ गया? मैं कह रही हूँ ना समर जी कि मैंने आपकी फाइल्स और घड़ी नहीं घुमाई। चुप रहो, तुम जैसे लो क्लास लोगों को क्या पता महंगी चीजों की अहमियत।
खिलौना नहीं होता सब कुछ। तुम्ही ने घुमाया है मेरी 8,000 वाली वॉच। महिमा हॉल में ये सब सुनती है और बहुत हंसती है। बेचारी गरीब बहू है मेरी, सारा रायता मैंने फैलाया है, लेकिन इल्जाम इन तीनों बेकसूरों पर लग रहा है। तीनों बेटों बहुओं के रिश्तों में दरारें आ जाती है। एक दिन तीनों बेटों की नौकरी छूट जाती है। क्या? लेकिन कैसे? वो हमारे कंपनी के ऑनर की मौत हो गई और उनका बिजनेस आगे चलाने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए। अब क्या होगा? तुम तीनों में से तो कोई कुछ ना बोले वही सही होगा। तुम तीनों की वजह से ही मेरे बेटों का ये हाल है। पनौती हो तुम तीनों, पनौती। हम इंटरव्यूज देंगे अभी कहीं पर, लेकिन आज के टाइम में जॉब मिलना मानो कलयुग में भगवान को ढूंढने जैसा हो गया है। फिलहाल तो 1 हफ्ते का खर्च निकल जाएगा। दिन बीतते हैं और घर में पैसों की समस्या खत्म ही नहीं होती। और तो और तीनों बेटों को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। उसी बीच एक दिन महिमा की तबीयत बहुत गंभीर रूप से खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे दिल की बीमारी है और जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए पूरे 30 लाख रुपए लग जाएंगे। सभी काफी परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अगले 2 हफ्तों में अगर हमने पैसे नहीं इकट्ठा किए तो बहुत देर हो जाएगी। मिला जुला के हमारे पास 15 लाख रुपए हैं और 15 लाख की जरूरत है बस। तभी तीनों बहुएं आपस में कहती हैं, सुनो, मेरे पास एक सुझाव है। हम तीनों भी बढ़िया खाना पकाते हैं और खाना एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई भी पैसे खर्च करने से पहले नहीं सोचता। तो हम घर से टिफिन सर्विस शुरू करें क्या? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? मेरी चाची भी टिफिन सर्विस करती है। दिन के 500 से 1000 डब्बे बेचेंगे। स्टेशन पर, नुक्कड़ पर, ऑफिस और बैचलर लोग हमारे टारगेट पे रहेंगे, क्योंकि उनसे हमें बहुत मुनाफा होगा। वाह आस्था, क्या सॉलिड प्लान है। तीनों बहुएं रोजाना घर पे खाना बनाती हैं, फिर उसे बेचने बाहर जाती। तीनों बेटे भी उनकी इस काम में मदद करते और वहां हॉस्पिटल में महिमा को इस सब की कोई खबर नहीं होती। बहुएं स्टेशन, गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौक, चौराहे पर जाकर टिफिन बेचती और 10 दिन में ही वो खूब सारे पैसे कमा लेती हैं। और किस्मत से उन्हें 2 बड़े ऑर्डर्स भी मिलते हैं, जिनके उन्हें लाखों में पैसे मिलने वाले होते हैं। दिन रात और खून पसीना एक करके बिना सोए अपनी सास के लिए पैसे इकट्ठा करने लगती हैं तीनों बहुएं। और 15 दिन में वो सारे पैसे जमा भी कर लेती हैं और महिमा का ऑपरेशन सही सलामत हो जाता है। ठीक होकर जब महिमा घर लौटती है, तभी अपनी बहुओं के इस कमाल के बारे में सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती है। मुझे माफ कर दो मीशा, प्रीतिका और आस्था बहू। मैंने तुम तीनों को बहुत सताया और आज तुम्ही ने मेरी जान बचाई। सच में आज मुझे समझ में आया कि इंसान पैसों से नहीं, दिल और मन से अमीर होता है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं तुम तीनों जैसी होनहार, निडर और मेहनती बहुओं की सास हूँ। तीनों बहुएं सास के गले लगती हैं और वो तीनों आगे भी अपना टिफिन बिजनेस जारी रखती हैं और महिमा अपनी तीनों बहुओं के साथ स्नेह और ममता से पेश आती है।